हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हम सब्जेक्ट कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। इसमें हमने काफ़ी सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका करेंगे 21st पार्ट करेंगे। ठीक है, 20 पार्ट हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 21st पार्ट करेंगे। 21st पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग की डेफिनेशन देखेंगे। आगे हम एस्टिमेशन और कास्टिंग के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हम एक्चुअल में ये कर रहे थे जेकेएसएसपी जेईई सिविल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स कर रहे थे। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी सारे बाकी स्टेट्स के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हमारे पास क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के मतलब से कि हमने कास्ट को एस्टिमेट करना होता है। ठीक है, मतलब कितनी प्रोजेक्ट में हमें कास्ट रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। डेफिनेशन देखने का हमारा ये मोटिव होता है कि डायरेक्टली हमारे पास डेफिनेशन के पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे हमें बहुत ही हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे। ठीक है, हम बात करें एस्टिमेशन एंड कास्टिंग की, दैट मींस एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग की डेफिनेशन की बात करें। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग आर क्लोजली द सेम थिंग्स। ठीक है, मतलब एस्टिमेटिंग और कास्टिंग क्या है, ये क्लोजली सेम थिंग्स है। मतलब हम बोले एस्टिमेशन एंड कास्टिंग तो ये सेम थिंग्स आ जाती हैं, दोनों एक ही चीज आ जाती है। ठीक है, To the estimate is defined as the process of calculating or computing the various quantities and the expected expenditure to be incurred on a particular work or project. द एस्टिमेट गिव्स द प्रोबेबल कास्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पे एस्टिमेशन की हम देख रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं एस्टिमेट की। तो एस्टिमेट यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है, ये एक काम है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं या फिर कंप्यूट करते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब होता है निकालना, या फिर कंप्यूट करने का भी मतलब होता है निकालना। क्या निकालते हैं, द वेरियस क्वांटिटीज, मतलब वेरियस क्वांटिटीज जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज होंगी। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो वेरियस क्वांटिटी जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज होंगी वो हम निकालते हैं। और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कितना हमें एक प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा, वो हम इससे निकालते हैं एस्टिमेशन कास्टिंग से। ठीक है, एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन ए पर्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट। ठीक है, इनकर्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब जो खर्चा आने वाला है, जो एक्सपीरियंस हमें होने वाला है, फ्यूचर में खर्चा आने वाला है, वो हम किसी पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, द एस्टिमेट गिव्स द प्रोबेबल कास्ट ऑफ द वर्क। जो एस्टिमेट है वो हमें प्रोबेबल कास्ट देता है वर्क की। प्रोबेबल कास्ट का मतलब होता है पॉसिबल कास्ट। ऐसा नहीं होता कि जो हम एस्टिमेशन करते हैं उससे हम हमें कितनी प्रोजेक्ट में ओवरऑल कास्ट कितनी आएगी फ्यूचर में, वो हम पूरी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, वो हम प्रोबेबल निकाल सकते हैं। प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबल कास्ट। ठीक है, मतलब कि इसके आसपास ही हमें खर्चा आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ एस्टिमेशन एंड कास्टिंग को। तो मान लेते हैं हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है, तो मैं बिल्डिंग की ही एग्जांपल लूंगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन से डील कर रहे हैं, तो मैं एक बिल्डिंग की ही एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में अगर मैं बिल्डिंग की एग्जांपल लूं, तो बिल्डिंग में हमारे पास सबसे पहले तो ये मैंने ऊपर बताया कि हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को एस्टिमेट करते हैं। क्वांटिटीज मतलब बिल्डिंग में हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मटीरियल्स आ गया। ठीक है, उसके बाद जो लेबर आ गई। ठीक है, तो क्वांटिटीज में हमारे पास सब कुछ आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है, और भी काफी सारी चीजें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हमारे पास आ जाती हैं क्वांटिटीज में। एंड द एक्सपेंडिचर मतलब उसमें और कास्ट कितनी आती है, वो सारा कुछ हम कैलकुलेट करते हैं। जितना हमारे पास मटेरियल और कास्ट सारा मिला के हम कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम एस्टिमेशन एंड कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम जो एस्टिमेट करते हैं उसका मतलब होता है कि हम प्रोबेबल कास्ट निकालते हैं। मतलब बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हमने तैयार करनी है, एक बिल्डिंग तैयार करनी है,
उसमें फ्यूचर में हमें कितना खर्चा आएगा, ठीक है, कितना हमें खर्चा आएगा वो हम निकालते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, ठीक है। तो इससे हमें एग्जैक्ट कास्ट का पता नहीं चलता, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है उससे जो हम एग्जैक्ट कास्ट निकाल सकते हैं या प्रोबेबल कास्ट, तो उससे हम प्रोबेबल कास्ट निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है उससे हम एग्जैक्ट कास्ट निकालते हैं या प्रोबेबल कास्ट निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा पॉइंट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्टिमेट इज टू अनेबल वन टू नो द प्रोबेबल कास्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम बात करें जैसे कि हमने बिल्डिंग बनानी है, अब हमने बिल्डिंग बना ली तो उसके बाद तो हमें पता चल जाता है कि एक बिल्डिंग पे कितना खर्चा है। मान लो हमने बिल्डिंग बना ली तो हमें पता चल गया कि हमें बिल्डिंग पे खर्चा आ गया 1 लाख, ठीक है। अगर हमने बिल्डिंग नहीं बनाई उससे पहले हमने जानना है कि हमें बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा। वो क्यों जानते हैं? वो इसलिए जानते हैं कि हमारे पास उतना खर्चा है या नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने एस्टिमेशन किया, हमें एस्टिमेशन से पता चला कि हमें जो बिल्डिंग पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 90,000, ठीक है। 90,000 हमें खर्चा आएगा बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है। तो ये जो 90,000 है ये एस्टिमेटेड कास्ट है, ऐसा नहीं है कि 19,000 ही लगेगी, ठीक है। हो सकता है 1 लाख लग जाए, हो सकता है 80,000 लग जाए, तो ये एस्टिमेटेड कास्ट होती है, तो मतलब प्रोबेबल कास्ट होती है, ठीक है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग का, कि हम प्रोबेबल कास्ट को पहले ही फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबल कास्ट मतलब जो हमारी पॉसिबल कास्ट है कि इतनी कास्ट हमें, इतने कास्ट में हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, वो हम निकाल सकते हैं पहले ही। प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने से पहले ही हम कास्ट वो निकाल सकते हैं एस्टिमेशन एंड कास्टिंग की हेल्प से, ठीक है। If the estimate is prepared carefully and correctly, there will not be much difference between estimated and actual cost, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम अगर प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन अच्छे से करेंगे तो जो हमारी एस्टिमेटेड कास्ट होगी और जो एक्चुअल कास्ट होगी उसके बीच में डिफरेंस नहीं होगा। प्रोजेक्ट अब हम बात करें यहाँ पे एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कास्ट की। एस्टिमेटेड कास्ट क्या होता है, एक्चुअल कास्ट क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको एस्टिमेटेड कास्ट के बारे में बता दिया कि जो हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब जो हम अंदाजा लगाते हैं कि हमें इतना खर्चा आ सकता है बिल्डिंग पे, ठीक है। एक्चुअल कास्ट होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 लाख हमें, मतलब मान लो ये बिल्डिंग हमने बनाई, इसको जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई इसको हमें लगा 1 लाख, ठीक है। लेकिन हमने एस्टिमेट कितना किया था 90,000, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कास्ट क्या आ गई 90,000 और हमें जो लगा एक्चुअल कास्ट कितनी आ गई 1 लाख, ठीक है। तो इसमें हमारा जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है वो कितने का आया 10,000 का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल कास्ट है और एस्टिमेटेड कास्ट है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से एस्टिमेशन किया जाए तो वो कास्ट ज्यादा वेरी नहीं करती है, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होता उसमें, वो दोनों सेम सेम होती हैं, ठीक है। आई होप आपको एस्टिमेशन कास्टिंग के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, ठीक है। तो हमने एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब इसको हम क्यों करते हैं, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही बोला था, हमें इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी कि ये हम क्यों करते हैं, प्रोबेबल कास्ट जानने के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबल कास्ट हम क्यों जानते हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं, इसकी इंपॉर्टेंसेस हैं कुछ, मतलब इसके हम बोल सकते हैं कि इसको करने से हमारे फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है द एस्टिमेट इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग द बजट फॉर ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्सिंग द बजट, ठीक है। कि आपकी जो बजट है आपको, जैसे कि मान लें बिल्डिंग की ही एग्जांपल लेते हैं, तो हमने एक बिल्डिंग बनानी है, तो अगर हम एस्टिमेशन एंड कास्टिंग कर लेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करेंगे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कितने में बन रही है और हमारा बजट उतना है या नहीं है। अगर होगा तो हम बिल्डिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम बिल्डिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड है it is necessary for calculating the required quantities of materials and the labors for the project, ठीक है। तो इसको करने से हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।
और कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी हमारे प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है? वो हमें पहले से ही पता चल जाता था। अगर वो हमें पहले से पता चल रहा है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ईज़ी हो जाता है। हम पहले से ही मटेरियल और लेबर को उतना बुला के रखते हैं या फिर मँगवा के रखते हैं ताकि हमें बाद में प्रोजेक्ट में दिक्कत ना आए, ठीक है? थर्ड पॉइंट है इट इज नेसेसरी टू ड्रा अप ए वर्क शेड्यूल, ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास हम बात करें तो वर्क शेड्यूल की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। वो उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो काम है वो शेड्यूल्ड अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये भी एस्टिमेशन एंड कास्टिंग की इंपॉर्टेंस है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें इट इज नेसेसरी टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है? तो जो कंप्लीशन पीरियड है उसको भी फिक्स अप हम इसमें कर सकते हैं एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में, और हमें पता चल जाता है कि हमारा काम जो है कैसा चल रहा है, हमारा काम पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है, ठीक है? It is also helpful to check the works done by contractors during and after the execution, ठीक है? तो इसमें हमें हेल्प मिलती है जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं, ठीक है? काम करते हैं जो प्रोजेक्ट जब चल रहा है उसके टाइम पे, और प्रोजेक्ट के बाद का हमें पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम किया, ठीक है? और क्या करना है, ठीक है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग टेंडर्स फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडर प्रिपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं एस्टिमेशन कास्टिंग का। मान लो किसी को टेंडर फाइल करना है, मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट आ गया बिल्डिंग का, तो उसके लिए टेंडर हमने प्रपोज करना है, तो हमें पहले कास्ट का पता होना चाहिए कि इस पे कितनी कास्ट हमें मतलब कितना खर्चा आ सकता है, तो उस हिसाब से हम टेंडर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? इट इज नेसेसरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? तो अगर हमने बिल्डिंग की वैल्यूएशन करनी है, बिल्डिंग की वैल्यू हमें जाननी है या फिर हमें लैंड की वैल्यू जाननी है, तो तब भी हमें एस्टिमेशन कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात किया था एस्टिमेटेड कास्ट एंड एक्चुअल कास्ट की बात की थी, ठीक है? तो मैंने आपको एस्टिमेटेड कास्ट एंड एक्चुअल कास्ट के बारे में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे इनकी हम डेफिनेशंस देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एस्टिमेटेड कास्ट की, ठीक है? एस्टिमेटेड कास्ट क्या होता है? एस्टिमेटेड कास्ट इज द एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कास्ट, ठीक है? प्रोबेबल कास्ट मतलब जो पॉसिबल कास्ट हमें जो होती है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो कास्ट हमें रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कास्ट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको करने से पहले ही हम इसको कास्ट को निकालते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास एस्टिमेटेड कास्ट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले निकालते हैं या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद निकालते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट क्या होता है? एक्चुअल कास्ट इज द कास्ट विच इज नोन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है? तो कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब काम हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद ही इसका हमें पता चलता है, किसका? एक्चुअल कास्ट का, ठीक है? कि हमें कितना खर्चा एक बिल्डिंग पे आया है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं, जैसे कि शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल को हम बोल सकते हैं टाइम टेबल, प्लान और ऑर्गेनाइज, ठीक है? वैल्यूएशन क्या होता है? एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन। एंटिसिपेटेड क्या होता है? एक्सपेक्टेड एंड प्रिडिक्टेड, ठीक है? तो ये भी आपको जो मीनिंग्स हैं ये काफी हेल्प करेंगे आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है? आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, ठीक है? तो एस्टिमेटिंग का क्या पर्पस है, क्यों हम एस्टिमेटिंग करते हैं, ठीक है? तो ये हमने पहले भी इसका देख लिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही हमारे पास आ जाता है, इसका पर्पस भी वही आ जाता है। तो हम इसकी बात करें पर्पस ऑफ एस्टिमेशन की, टू एस्टिमेट द प्रोबेबल कास्ट, ठीक है? तो हम इससे प्रोबेबल कास्ट निकाल सकते हैं। प्रोबेबल कास्ट का मतलब होता है पॉसिबल कास्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट को करने में कितनी हमें पॉसिबल कास्ट लग सकती है, ठीक है? वो हम निकाल सकते हैं। टू फाइंड द वेरियस टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, मतलब हम मटेरियल की और क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं एस्टिमेशन से, कितने हमें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है?
टू फाइंड द वेरियस कैटेगरीज एंड क्वांटिटीज ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब जो हमारे पास लेबर रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से टाइप की लेबर रिक्वायर्ड होगी, मिस्त्री कितने रिक्वायर्ड होंगे, सुपरवाइजर कितने रिक्वायर्ड होंगे, वो सारा हम इससे निकाल सकते हैं एस्टिमेशन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू गिव एन आइडिया ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो भी हम इससे एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टू जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेनिफिट कॉस्ट रेशो, ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन से जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी पैसा हम लगाएंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, किससे, कॉस्ट बेनिफिट रेशो से। कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशो में हम देखते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है एक गिवन इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, मतलब जो स्टैंडर्ड रेंट हमने फिक्स करना है किसी भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो हम फिक्स कर सकते हैं अगर हमने एस्टिमेशन किया होगा, और हम उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट मीन्स हम उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जान सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन और इवाल्युएशन, मतलब कोई चीज को एस्टिमेट करना या फिर इवाल्युएट करना, उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग, ठीक है, मतलब कौन कौन सा डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है एस्टिमेट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स में हमारे पास प्लान्स होने चाहिए, एलिवेशन सेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, और भी हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास रेट्स होने चाहिए, उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ड्राइंग्स क्या होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, रेट्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग्स की, ठीक है, प्लान्स और ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो ड्राइंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी क्वांटिटीज हमें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि ब्रिक्स निकालना, सीमेंट निकालना और मटेरियल निकालना, वो ड्राइंग से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स में हमारे पास प्लान्स आ जाते हैं, एलिवेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं, और अदर रिलेवेंट डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्लियर डायमेंशंस रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना मटेरियल हमें एक गिवन प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द नेचर एंड क्लास ऑफ द वर्क, ठीक है। इसमें हम वर्क की नेचर जानते हैं कि किस तरीके का नेचर है वर्क का, कैसा वर्क है, और उसकी क्लास क्या है, ठीक है, वो हम जानते हैं इसमें स्पेसिफिकेशंस में, ठीक है। और जो मटेरियल हमारे पास यूज हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं कि मटेरियल क्या है, कौन सा यूज करना है, ठीक है, गिवन हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, ठीक है। जो वर्कमैनशिप है, जो बंदे काम करेंगे उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर हमारा जो काम है वो नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन जैसे कि मान लेते हैं, हम बात करें, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, मान लेते हैं मैं बात करता हूं यहाँ पे ब्रिक की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट की बात कर लेता हूं, बाकी आपको समझ आ जाएंगे। ब्रिक की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैंने बोला कि हमने जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करनी है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है, उसमें जो उसका जो कलर है, ठीक है, तो वो रेडिश कलर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उसकी जो साउंड है, उसको ब्रिक को टकराने से जो साउंड आनी चाहिए वो रिंगिंग साउंड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो उसका जो डायमेंशंस है, ठीक है, डायमेंशन जो उसके हैं 19 इंटू 9 सेंटीमीटर में हमारे पास होने चाहिए। तो और भी काफी सारे ऐसे स्पेसिफिकेशंस दी हो सकती हैं, तो मैंने अभी ब्रिक की बात की, ऐसे ही बाकी चीजों की भी स्पेसिफिकेशन हमारे पास दी होती है कि कैसी चीज हमारे पास होनी चाहिए गिवन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस में भी हमारे पास से कुछ टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इसका टाइप है जनरल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है,
दिस गिव्स ए जनरल आइडिया अबाउट द नेचर, क्लास एंड द मटेरियल। मतलब इससे हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है जनरल स्पेसिफिकेशन में कि हमारे पास जो नेचर है या फिर क्लास है या फिर जो मटेरियल है, तो उसका हमें जनरली पता चल जाता है कि वो किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। वो हमें जनरली पता चल जाता है जनरल स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे हम और भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की स्पेसिफिकेशन हमारे पास है डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो हमने जनरल स्पेसिफिकेशन देखा, अब हम देखेंगे डिटेल स्पेसिफिकेशन। डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इसमें हमारे पास क्या होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन। जो भी हमारे पास जैसे कि मटेरियल है, ये लेबर है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है, ठीक है। कि हमारे पास जो वर्क लेइंग डाउन की क्वांटिटीज हैं वो कितनी होनी चाहिए, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, जो मटेरियल है या फिर जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है या फिर प्रोपोर्शंस हैं, वर्कमैनशिप है या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, तो उसके बारे में डिटेल में दिया होता है कि कैसे क्या करना है, वो सारा डिटेल में दिया होता है। वो होती है हमारे पास डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्स, ठीक है। रेट का मतलब होता है कि हमारे पास कौन सी चीज का क्या रेट है, ठीक है। तो हम बात करें, रेट्स आर द एसेंशियल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेट्स बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो रेट में हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? यूनिट रेट से, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मान लेते हैं, जैसे कि हम सीमेंट बैग की बात करें, सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हमारे पास आता है बैग्स में, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक बैग की हमारे पास जो प्राइस है वन बैग की, वो है मान लेते हैं 500 रुपए एक बैग के प्राइस है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में यूज होने कितने बैग? 20 बैग्स यूज होने हैं, ठीक है। तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बैग की प्राइस से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। मतलब 10,000 हमें सीमेंट की कास्ट इसमें आएगी। मतलब रेट जो होता है, रेट क्या होता है? पर यूनिट प्राइस कितनी है एक मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं रेट, ठीक है। द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट, ठीक है। मतलब हर एक जो हमारे पास आइटम है उसका यूनिट रेट हमें चाहिए होता है, ठीक है। यूनिट रेट चाहिए, जैसे कि हमारे पास सीमेंट का मैंने बता दिया, ब्रिक का भी हमारे पास वैसे ही रेट होता है कि एक ब्रिक का कितना रेट है। वैसे ही हमारे पास और कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसकी भी यूनिट प्राइस हमारे पास होती है, ठीक है। तो उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कास्ट को, ठीक है। यूनिट रेट्स ऑफ ईच आइटम अराइव फ्रॉम, कहाँ से अराइव होता है? इन द कंस्ट्रक्शन द रेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स आर यूज्ड, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, द वेजेस ऑफ द लेबर। तो ये कहाँ से हमारे पास आ जाते हैं? मटेरियल का जो रेट है उससे हमारे पास ये रेट आ जाते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट कितनी लग रही है उससे हमारे पास रेट आ जाते हैं। हमारे पास जो लेबर के वेजेस हैं, वेजेस मतलब उनकी दिहाड़ी कितनी है, उससे हमें पता चल जाते हैं ये रेट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास लास्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में काफी सारे मेजरमेंट के मेथड्स हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखें, updated mode of measurement for standard deduction or addition are also necessary to determine the correct quantities of work, ठीक है। तो जो मेथड है वो हमने कौन सा यूज करना है मेजरमेंट करने के लिए, मतलब हम मेजर करेंगे तभी तो हम क्वांटिटी बता पाएंगे कि कौन सी चीज कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो वो जो हमने जो मेथड्स यूज करने हैं वो अपडेटेड मेथड यूज करने हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट यूज हो रहे हैं वो हमें यूज करने हैं। उसमें हमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब कोई चीज निकालनी पड़ती है, कोई चीज ऐड करनी पड़ती है, तो जब हम मेथड्स पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं अगर हमने अच्छे से करेक्ट क्वांटिटीज हमने निकालनी है, ठीक है। आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम और भी टॉपिक आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो हम यूज करते हैं एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये हम देखने वाले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे
वेरियस मेथड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर हमने क्वांटिटीज़ निकालनी है मटेरियल की, ठीक है? कैलकुलेट करनी है मटेरियल की क्वांटिटीज़, तो हम उसमें वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? कौन-कौन से मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। वो हमारे पास जो इंडिविजुअल मेथड्स हैं डिज़ाइन के बेसिस पे हमारे पास होते हैं, शेप ऑफ द बिल्डिंग उसके बेसिस पे हम जो है मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसमें से हमारे पास हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट मेथड है सेंटर लाइन मेथड, ठीक है? तो सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है क्रॉस मेथड, और भी आगे मेथड है। सबसे पहले हम सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं, ठीक है? तो इसकी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको समझ लेंगे, ठीक है? तो हम अगर बात करें सेंटर लाइन मेथड की, तो इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड मोस्टली इफ द ऑफसेट्स आर सिमेट्रिकल एंड द बिल्डिंग इज मोर और लेस रेक्टेंगुलर इन शेप। अगर हम बात करें तो उसमें अगर बिल्डिंग हमारे पास मोर और लेस मतलब अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर शेप की होगी, तो तब हम ये सेंटर लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस सेंटर लाइन एक्ट्स एज अ लेंथ फॉर द कंप्लीट कैलकुलेशन, ठीक है? तो जो सेंटर लाइन इसमें हमारे पास होती है, ये एक्ट करती है एज ए लेंथ, ठीक है, फॉर द कंप्लीट कैलकुलेशन। जितनी भी टोटल कैलकुलेशन है उसके लिए जो लेंथ हमारे पास होती है वो फिक्स होती है, वो होती है सेंटर लाइन, ठीक है? If the deductions not carried for the results of estimates may be wrong, अगर हमने deductions जो हमने करनी है, जो चीज़ हमने उसमें से रिड्यूस करनी है, निकालनी है, अगर वो हमने नहीं की, तो हमारी जो estimation हो जाएगी वो wrong हो जाएगी, ठीक है? All the walls should have the same section, जो भी walls है उसके जो sections हैं वो same होने चाहिए, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल से आपको बेसिक समझा देता हूँ इसका फंडा क्या है। उसके बाद इसमें हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं निकालेंगे। तो सेंट्रल लाइन मेथड के लिए मैं एक यहाँ पे प्लान बना देता हूँ। मोर और लेस हमने रेक्टेंगुलर शेप की बात की, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, तो ये हमारे पास इस तरीके की कुछ वॉल होती है, ये बाहर वाली वॉल है, ठीक है? इस तरीके की ये वॉल है, ठीक है? इसमें मैं बीच में यहाँ पे एक और वॉल बना देता हूँ, मान लेते हैं ये 2 रूम का हमारे पास एक प्लान है। इसमें मैं इसको रख लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 है, ठीक है? आप जितना भी हो सकता है, ये 3.5 है, मान लेते हैं ये भी 3.5 डिस्टेंस है, ठीक है? और ये जो थिकनेस है इसकी, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस है 0.30 मीटर, ठीक है? 0.30 मीटर। और यहाँ से भी ये जो थिकनेस है, ये भी थिकनेस 0.30 है, ये भी 30 है, ये भी 0.30 है। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ 0.30 मीटर ये थिकनेस है, ठीक है? तो सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ ये, ठीक है? तो ये लेंथ जो होगी हमारी ओवरऑल लेंथ होगी, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये हम बोलते हैं ये लॉन्ग वॉल है, मतलब ये जो लंबी वॉल है इसकी लेंथ हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो लेंथ होगी हमारे पास कैसे निकलेगी, ये निकलेगी हमारे पास 3.5 प्लस ये वाला लेंथ 3.5 प्लस ये वाली भी आएगी, ये कितनी आएगी 0.30 प्लस ये एक बार है और एक बार यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.30, ठीक है? तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास ये लेंथ आ जाएगी 15.2 15.2 आ जाएगी, 15.2 मीटर, ठीक है? उसके बाद हमने ये लॉन्ग वाल की निकाल ली, अब हमने निकालनी है शॉर्ट वाल्स की, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए ये आ गई लॉन्ग की लेंथ, ठीक है? लॉन्ग वाल की लेंथ आ गई, ठीक है? अब शॉर्ट वाल की लेंथ कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, कितना वो दिया है हमारे पास 4, ठीक है? 4 मीटर, ठीक है? तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 4 मीटर है, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे इसको 3 इंटू 4.30, 3 इंटू 4.30 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 4 हमारे पास कितना डिस्टेंस दिया है, हमारे पास दिया है डिस्टेंस
डिस्टेंस दिया है 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास दिया है डिस्टेंस 4, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दिया है 4, और ये भी डिस्टेंस है, ये हो गया 4.30। 3 इसलिए किया क्योंकि एक ये थी वाल, 2 और 3, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो गया 12.9 मीटर, ठीक है। अब हमने ये जो शार्ट वाल है, ये आ गई शार्ट वाल की लेंथ, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ हमने क्या करनी है, प्लस कर देनी है। ये दोनों लेंथ हम प्लस करेंगे, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास, टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 28.1 मीटर, ठीक है, 28.1 मीटर। तो ये है इसका हमारे पास कैलकुलेट करने का, सेंटर लाइन की लेंथ कैलकुलेट करने का मेथड, ठीक है। इसके बाद हम इसको लेंथ को इसकी विड्थ और इसकी जो हमारे पास डेप्थ होती है, जो हाइट होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी हमारे पास अदर क्वांटिटीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है क्रॉसिंग मेथड, ठीक है। क्रॉसिंग मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम देख लेते हैं। The lengths and breadths of the masonry wall at a plinth level are taken, ठीक है। इसमें क्रॉसिंग मेथड में हम प्लिंथ लेवल पे ही जो लेंथ्स हैं और विड्थ्स जो हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ से जो हम लेते हैं वो लेते हैं इंटरनल डायमेंशन ऑफ द रूम, रूम का इंटरनल डायमेंशन, और विड्थ में हम लेते हैं थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा दूं, एक रूम मैं यहाँ पे बना दूं, तो रूम में ये मैंने रूम बना दिया, ठीक है। इस क्रॉसिंग मेथड में क्या होता है, ये आगे हमारे पास इंटरनल लेंथ, ठीक है, इंटरनल लेंथ आगे ये वाली, इंटरनल डायमेंशन आगे रूम के ये वाले, ये आगे रूम के अंदर वाले डायमेंशन ये वाले, ठीक है। और इसकी थिकनेस क्या आगे, रूम की थिकनेस आगे ये वाली, ये थिकनेस, ये और ये जो गैप है ये आगे थिकनेस, ठीक है। तो इसको हम करते हैं लेंथ्स और विड्थ्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है क्वांटिटीज निकल आती हैं क्रॉसिंग मेथड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें और पॉइंट है, द सिमेट्रिकल ऑफसेट्स एज मच एज इन द केस ऑफ सेंटर लाइन मेथड, द सेंटर लाइन लेंथ इज obtained by calculating the overall parameter of the building and subtracting the 4 times the thickness of the wall, ठीक है। तो इसमें हमें सेंटर लाइन लेंथ कैसे मिलेगी, इस मेथड में हमें जो सेंटर लाइन जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी कैसे, जो हमने ये वाला किया, लेंथ और विड्थ को हमने किया, ठीक है। मतलब जो हमने ओवरऑल पैरामीटर इसमें निकाला, ठीक है। ओवरऑल पैरामीटर निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। जो भी हमने पैरामीटर हमने निकाला यहाँ पे, पैरीमीटर माइनस 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल, 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। ये हम करेंगे, हमारे पास निकल जाएगा आंसर, ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉसिंग मेथड, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इन आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड, ठीक है। आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड, ठीक है। इसको हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे। In this method, the wall along the length of the room is considered to be the long wall, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास वॉल होती है, वॉल की जो लेंथ होती है लॉन्ग वॉल के इस तरफ, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वॉल, ठीक है। एंड वाइल द वॉल राइट एंगल टू द लॉन्ग वॉल, जो वॉल राइट एंगल में होती है लॉन्ग वॉल के, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट वॉल, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगुलर रूम बना दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो लॉन्ग वॉल होगी कौन सी होगी, मैं बता देता हूँ आपको, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ये जो लेंथ है ये है हमारे पास लेंथ इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल कौन सी आ गई, ये वाली, और शॉर्ट वॉल कौन सी आ गई, ये वाली, ठीक है। लेंथ के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लॉन्ग वॉल है, कौन सी शॉर्ट वॉल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, कैलकुलेट फर्स्ट द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल वॉल। तो हमने क्या करना है, सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है, किसकी, इंडिविजुअल वॉल्स की सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे निकाली थी, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग wall out may be determined after adding the half the width, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो
लेंथ होगी लॉन्ग वॉल की, वो कैसे डिटरमाइन होगी, जैसे हम बोलें लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है, एल से लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी होगी, जो इसकी सेंटर लाइन लेंथ होगी वो, ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे 1/, इसमें हम क्या करेंगे 1/2, इसमें हम ऐड करेंगे कितना 1/2 इंटू विड्थ ऑफ द वॉल, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ऐसे शॉर्ट एंड वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल हम कैसे निकालेंगे, जो इसकी लेंथ होगी वो प्लस 1/2 इंटू इसकी जो विड्थ होगी वो वाली, ठीक है। तो इससे हमें निकल जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एट ईच एंड टू द सेंटर लाइन, दस द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज मेजर्ड बाय डिडक्टिंग, इसमें जो हमारे पास शॉर्ट वॉल की लेंथ हम निकालते हैं, इसमें लॉन्ग वॉल में हम प्लस करते हैं, शॉर्ट वॉल में हम माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद विड्थ और हाइट हमारे पास दी होती है, उसके बेसिस पे हम क्वांटिटीज इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बे मेथड। बे मेथड में क्या होता है हमारे पास, दिस मेथड इज जनरली फॉलोड इन द केस ऑफ बिल्डिंग हैविंग सेवरल बेज। अगर बिल्डिंग में सेवरल बेज हो, सेवरल बेज का मतलब होता है जैसे कि सेवरल रूम्स हो, ठीक है, सेवरल क्लासरूम हो, तो वो हो गए हमारे पास बेज। हम बात करें द कास्ट ऑफ वन रूम इज वर्कड, उसमें हमारे पास जो वन रूम है उसकी कास्ट हम निकालते हैं पहले, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बेज के साथ। नंबर ऑफ बेज मतलब नंबर ऑफ रूम्स के साथ, कितने रूम्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने इसमें निकाली कि एक रूम की जो प्राइस है, जो हमें जो कास्ट है वो हमें लग रही है, मान लेते हैं 50,000, ठीक है। 50,000 कास्ट हमें लग रही है एक रूम को बनाने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास 10 रूम बनाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10 × 50, 10 × 50 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 50,000, 500,000 हमें इसमें कास्ट लगेगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है। The extra cost is required for the end walls and the difference in framing। तो जो भी है एक्स्ट्रा कास्ट हमें लग सकती है इसमें एंड वॉल्स में, और डिफरेंस इन फ्रेमिंग, अगर फ्रेमिंग में कोई डिफरेंस हो उसमें हमें एक्स्ट्रा कास्ट लग सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड्स पता चल गए होंगे कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं बिल्डिंग की कास्ट एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।